अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो आपने देखा मोदी की तकरीर के ऊपर हमने किया था और हमने बड़ी डिटेल में मोदी साहब की तकरीर के बारे में आपको बताया और उसके एक्सट्रैक्ट शेयर किए और अपने एनालिसिस और अपने कमेंट्स भी दिए। आज हम बात करेंगे कि ये तमाम जो डिबैकल हुआ है या एक बल्कि हुआ नहीं है, मुझे तो लगता है ये ऑन गोइंग है, इसमें किसने क्या खोया क्या पाया एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस। इंडिया ने आई थिंक इज़ द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ ऑल दिस एडवेंचरिज्म। सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी इंडिया की वो ये थी कि ज़ाहिर है हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया एक्सपोज हो गया, इंडियन मिलिट्री एक्सपोज हो गई। अब फॉरेन एसेट्स जो उनके थे जो डिप्लॉय किया उन्होंने इस बैटल के अंदर, जिसमें 12 बात हो चुकी है रफ़ाइल की और S-400 की, उनका डिबैकल प्लस इंडिया के अपने मिसाइल ब्रह्मोस उनकी भी डिबैकल इसमें खुल के सामने आ गई, प्लस एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ अ गुड फाइटिंग फोर्स हैविंग गुड इक्विपमेंट वो भी पता लग गया। मगर इसके फॉल आउट इसके फार बियॉन्ड है। ये तो एक मिलिट्री एस्पेक्ट से आपने देखा कि टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री एस्पेक्ट से क्या हुआ, बट इसके जो पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरल फॉल आउट्स हैं ये इससे बियॉन्ड है। मोदी साहब बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, वो हम सबको पता है पॉलिटिकली विद इन इंडिया। अब फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया वो उनसे सवालात अब पूछने लगे हैं कि ये तमाम जो न्यूज़ चैनल्स बंदरों की तरह उछल उछल के कमेंट्री कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर वो घुस गया और ये घुस गया, उसकी हकीकत के बारे में अब लोग सवाल कर रहे हैं। बल्कि अब इंटरनेशनली जो पोजीशन इंडिया की वो बड़ी प्रिकेरियस हो चुकी है और इंडियंस बड़े सिवियरली अंडर प्रेशर हैं इंटरनेशनली, क्योंकि उनके जितने इंटरनेशनल पार्टनर्स थे, ख़ास तौर पे उनके इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वो भी अब सवाल करने लगे कि इज़ इंडिया अ रिलायबल कंट्री, क्योंकि वो इंडिया को पिच कर रहे थे अगेंस्ट दी राइज ऑफ चाइना। और उनको अब ये सीरियस डाउट्स होने शुरू हो गए हैं कि इज़ इंडिया रिलायबल इनफ टू बी पिच्ड अगेंस्ट चाइना एंड डू दे नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन देमसेल्व्स। क्या उनको खुद कूद के बीच में सिचुएशन को कंट्रोल करनी पड़ेगी? और ये कोई आसान सवाल नहीं है और इसका कोई आसान हल नहीं है, क्योंकि कोई भी दुनिया का मुल्क चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क की नैरेटिव को खुद हाईजैक करके और उसको लेकर रन करना शुरू कर दें। बट पाकिस्तान को इससे जो फ़ायदा हुआ, और अब हम चैलेंजेस की भी बात करेंगे, जो फ़ायदा हुआ वो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत फ़वाइद हुए। मिलिटरीली इस्टेब्लिश हो गया, क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई पाकिस्तान की और बहुत सारे फ़वाइद हुए, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का इमेज जो है वो रीजन के अंदर बड़ा स्ट्रेंथन हुआ। मगर एक चैलेंज जो पाकिस्तान को दरपेश है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग दरपेश है, और वो चैलेंज ये है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डोमेस्टिकली इकनॉमिक्स को किस तरह हैंडल किया जाए। पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं ताकि उनको एक लगे, एक विक्ट्री की फील आए। तो कुछ रिफॉर्म्स इनकम टैक्स के अंदर किए जा रहे हैं, जिसमें टैक्स रेट्स गिराए जाने का प्रपोज़ल है। छोटी मोटी चीज़ें और भी की गई हैं, जिसके अंदर पेट्रोल की कीमत है और बिजली की कीमतें हैं। ये रीअश्योर करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को कि वी आर ऑल राइट, हम इतने, हमारे हालात ठीक हैं। बल्कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों औरंगज़ेब साहब ने बयान भी दिया कि जी इस पूरे इसका कोई पाकिस्तान के फ़िस्कल उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और फिस्कली पाकिस्तान को इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा इस जंग के हवाले से। मगर जो पाकिस्तान ने गेन किया है इसके अलावा वो बहुत बहुत ज़्यादा गेन है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को चाइना ने J-35 तैयारा जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसकी डिलीवरी अपेरेंटली फ़ास्ट ट्रैक करने का अंदिया दे दिया है। फ़ास्ट ट्रैक का क्या मतलब हुआ? फ़ास्ट ट्रैक का मतलब ये हुआ कि ये तैयारा पाकिस्तान को 2027 या 28 में मिलना था, और अब ये तैयारे कम से कम मिक़दार में 5 या 6, एक स्क्वाड्रन कहलाता है, एक स्क्वाड्रन फौरी तौर पे देने का चाइना ने गालिबन ये प्लान बना लिया है। और 2025 की एंड तक और 2026 की बिगनिंग में पाकिस्तान को J-35 तैयारा मिल जाएगा। ये J-35 तैयारा एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ के साथ है, और पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क बन जाएगा इस रीजन के अंदर चाइना के अलावा जिसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ ऑपरेटिव प्लस और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। सिर्फ स्टेल्थ ही नहीं है, स्पीड ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट हैं जो उसको 5th जनरेशन तैयारे में कैटेगराइज करती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जिस तरह से तुर्की ने
अपना साथ निभाया है और खड़ा हुआ है। तो अपेरेंटली कान की जो प्रोडक्शन, जो कान एयरक्राफ्ट है टर्की का, वो भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और ग़ालिबन ये सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की का जॉइंट प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइनीज़ इंजन इस तैयारे में ग़ालिबन इस्तेमाल होंगे। उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में जो इंस्टॉल होनी है उसके मुताबिक उसको भी फास्ट ट्रैक कर दिया है और ग़ालिबन 2025 ही में इसके ऊपर फौरी तौर पे काम शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने ये तो टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरीली गेन किया है। उसके अलावा जो रीजन के अंदर पाकिस्तान ने गेन किया है उसका जो रिस्पांस है या उसका जो हमें फ़ायदा है वो पता लगेगा आने वाले वक्त के अंदर कि अरब ममालिक में पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ तक पहुँची। अब क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये है कि ये सारा तो हो गया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा और डोमेस्टिक इश्यूज़ को भी एड्रेस करना पड़ेगा, और ये हम अगले वीडियो के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके हमें कुछ असरात नज़र आने शुरू हो गए हैं कि डोमेस्टिकली किस तरह से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज़ को, और उसके असरात अब नज़र आने शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में ये असरात काफ़ी वाज़े हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी साइन है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो आपस में मिलकर एक फ़ैसला कर रही है कि हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज़ एज़ वेल एज़ फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी इस मौके की फ़ायदा उठा के एड्रेस करें और हालात को कम से कम कंसेंसस वाइज इतने साजगार बना लें कि हम एक कंबाइंड फोर्स के तौर पे या एक कंबाइंड थॉट के साथ इस डिबैकल से उभरें और हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, जो एक हमें एडवांटेज मिला हुआ है। दूसरी तरफ जो ख़तरा सबसे बड़ा ये है कि जो मैंने पहले भी कहा था मोदी साहब की तकरीर के एनालिसिस के बाद, और उससे भी कहता रहा हूँ कि मोदी साहब इतने सिवियरली अंडर प्रेशर हैं कि वो जो तैयारे मिलेंगे 2025 के एंड में या 26 में और वो सारा कुछ होगा लग ये रहा है कि मोदी साहब के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उनके पास अब सिर्फ 2 रास्ते ग़ालिबन रह गए। एक रास्ता तो ये रह गया कि कोई और एडवेंचरिज्म करें, क्योंकि अब वो बाकायदा डिनाई करना शुरू हो गए हैं कि अमेरिकन ब्रोकर्ड कोई सीज़ फायर नहीं था, ये हमने खुद किया था और ये पॉज है और हमने कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ ऐसा हुआ तो हम फिर रिटेलिएट करेंगे। तो वो अपने लिए एक रास्ता छोड़ रहे हैं इस एग्रेशन को दोबारा एक्टिवेट करने का। तो एक रास्ता तो उनके पास ये है कि इस एग्रेशन को दोबारा एक्टिवेट करें। उनके एडवांटेज में यह है कि इस वॉर जो भी स्कर्मिश है उसको तूल दें ताकि पाकिस्तान को फाइनेंशियली बर्डन करें, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें। और दूसरा रास्ता उनके पास ये रह गया है कि मोदी साहब अपनी सारी क्रेडिबिलिटी हार जाएं और इंडिया के अंदर उनकी जो इस वक्त एक बनी हुई थी साख, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, उस साख को कुछ ना कुछ लपेट कर और हट जाएं इक़्तिदार से। मगर मुझे मुमकिन नहीं लगता कि मोदी साहब इतने आराम से इक़्तिदार छोड़ेंगे और इतने आराम से ये फॉल आउट को बर्दाश्त करेंगे। और ये फितरत है जब कोई जो लोग इस तरह के काम करते हैं कि वो अपनी गलतियां इतनी आराम से मानते नहीं हैं और उन गलतियों को परसिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे कि किस तरह ये बात आगे बढ़ती है और ये ऊँट किस करवट बदलता है। बट फॉर नाउ हालात बहुत प्रिकेरियस हैं। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को जितनी तेज़ी से मुमकिन हो अपने दाखिली उमूर को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहानी जैसे मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ ख़त्म होती भी लग नहीं रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम एक ऐसी डिबेट, ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू करें और ऐसी बातें आपके साथ शेयर करें जो आपको सोचने पे भी मजबूर करें और इसको हम आपस में एक डायलॉग डेवलप करें जो कि हमारे थॉट प्रोसेस को ज़्यादा क्लियर कर सके। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।